आप सभी को मेरा नमस्कार। सोशल साइंस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इससे पहले हम 2 चैप्टर और ख़त्म कर चुके हैं सोशल साइंस के, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर। हमने थर्ड चैप्टर को स्किप किया है क्योंकि हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम हिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के बाद फिर से हम ज्योग्राफी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या होती है? आप सभी जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। हम अपनी बातें जिस मीडियम में दूसरे के सामने रखते हैं वो भाषा है। भाषा कई तरीके की हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश। इंडिया में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज क्या है? इट इज़ जस्ट ए मीडियम। और वो क्या मीडियम है, उससे हम क्या करते हैं? उसमें हम थॉट्स और अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप हैं, आपको अपनी बात किसी दूसरे को बतानी है, तो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे अपनी किसी भाषा में, अपने आसपास रहने वाले या जिस भी व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं उस तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अब भाषा को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप उसे लिख के बता सकते हैं, है ना? जैसे कि हम टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, मेल्स लिखते हैं, हम लोग चिट्ठी लिखते थे पहले के लोग। तो या तो अपनी बात को आप राइटिंग में बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। दूसरा ऑब्वियसली क्या है, आप बोल कर बता सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को आप बोल के व्यक्त कर सकते हैं। स्पीकिंग के साथ एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? स्पीकिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जब आप चाहें तो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर स्पीकिंग जनरली रिकॉर्ड नहीं होती है। मान लीजिए आप अपने परिवार से बात कर रहे हैं, उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं। आपने कुछ बात कही, आपके परिवार ने सुनी और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। मगर राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग में जब भी आप कुछ लिखते हैं वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। राइट, जैसे आप एग्ज़ाम में कुछ लिख कर आ रहे हैं, एग्ज़ाम शीट्स में कुछ लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो आपका रिकॉर्ड हो गया। आप कभी भी चाहें उसको स्कूल से उस नोटबुक को निकलवा सकते हैं। ऐसे ही आप प्रॉपर्टी के पेपर्स देखें तो वो सब रिटर्न में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। कभी भी आपको भविष्य में ज़रूरत है वो पेपर निकाले जा सकते हैं और उन्हें चेक किया जा सकता है। तो स्पीकिंग जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती जनरली, और राइटिंग का एक एडवांटेज है कि उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी कारण से जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि हम मोस्टली किस चीज़ से डील करेंगे? राइटिंग पार्ट से डील करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली हमें हिस्ट्री से, चलिए आज के समय तो हमारे पास रिकॉर्ड करने के इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं या और भी बहुत सारे टेक्निक हैं। बट उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ से तो स्पीकिंग के कुछ रिकॉर्ड मिलना नामुमकिन है। तो इसीलिए हम किस पे फोकस करेंगे? राइटिंग पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो हमें राइटिंग पार्ट ऑफ द लैंग्वेज पर फोकस करना है। अगर फर्स्ट एविडेंस की बात करें, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग कम्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई सोसाइटी एक एडवांस स्टेज में एंटर करती है उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। अब हड़प्पन को हमने सिविलाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले का पीरियड क्या कहा जाता है हिस्ट्री में? हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का पीरियड को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। राइट, स्टोन एज में क्या था जनरली? अगर नियोलिथिक फेज की बात करें तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? उसमें हम लोगों ने सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी थी, मगर वहाँ पर हमें कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जैसे कि राइटिंग हो, सिटी प्लानिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। और ये चीज़ें हमें कहाँ पर मिली पहली बार? ये चीज़ें हमें पहली बार मिलती हैं
हड़प्पन सोसाइटी में। और इसी कारण से हम हड़प्पन को सिविलाइजेशन के रूप में कहते हैं, क्योंकि वो अपने पिछले लोगों से बहुत ही एडवांस स्टेज में थे। उन्होंने राइटिंग डेवलप कर ली, उन्होंने ट्रेड डेवलप कर लिया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर लिया, उन्होंने सिटी प्लानिंग डेवलप कर ली थी। तो यही सारी चीज़ें उन्हें अपने पिछले पूर्वजों से अलग बनाती हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हड़प्पन राइटिंग की। इट इज़ पिक्टोग्राफिक इन नेचर। ये पिक्टोग्राफिक क्या होता है? पिक्टोग्राफिक इन एसेंस वो कुछ इस तरीके से पिक्चर बनाते थे, उसका कुछ मतलब होता था। मतलब सिंबल्स नहीं थे, जैसे कि आज के समय में क्या होता है, जैसे कि मैं ए लिखूं तो आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी अ ए, राइट। अब ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। मगर उस समय क्या होता था, एक पूरे के पूरे वर्ड को, आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ भी हो सकती है इस तरीके से, जैसे मोस्टली जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसको भी पिक्टोग्राफिक कहा जाता है, क्योंकि वो साउंड नहीं बल्कि एक आइडिया को प्रेजेंट करती हैं, राइट। तो ये पिक्टोग्राफिक इन नेचर थी, यानी पिक्चर के फॉर्म में जो सिंबल्स हैं वो किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ किसी साउंड को। हड़प्पन राइटिंग वाज बोस्ट्रोफिडोन। बोस्ट्रोफिडोन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से आपने लिखना शुरू करा, पहली लाइन में लिखते लिखते आप लेफ़्ट टू राइट चले गए, दूसरी लाइन में आप राइट टू लेफ़्ट आ गए, इधर से इधर चले गए। वो ऐसा क्यों कर पाते थे? क्योंकि यहाँ पे साउंड का कोई कनेक्शन नहीं था। एक आपने कुछ भी वो बनाई तस्वीर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो यहाँ पे कोई उनको डाउट ही नहीं होता था। अभी हमें एक तरफ से क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों ने एक साउंड अटैच की है। दो अल्फ़ाबेट्स जब मिलते हैं तो वो एक साउंड बनाते हैं, राइट। जैसे ओ, तो डबल ओ लगाते हैं हम, ओ, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर एब्सेंट थी। तो अब तक हमने 2 पॉइंट देख लिए। इट इज़ पिक्टोग्राफिक, यानी जो सिंबल्स थे उन पे साउंड की जगह उनसे आइडिया या कोई वर्ड अटैच होता था। नेक्स्ट है हड़प्पन राइटिंग वाज बोस्ट्रोफिडोन। मैंने बता दिया था, पहली लाइन में अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो दूसरी लाइन में राइट टू लेफ़्ट आते थे। हड़प्पन राइटिंग वाज मोनोसिलेबिक। ये मोनोसिलेबिक क्या होता है? तो मोनोसिलेबिक का मतलब होता है एक सिंबल का एक मीनिंग होगा, ठीक है। जैसे ये कोई सिंबल बना दिया मैंने, अब इस सिंबल का एक मीनिंग होगा, एक आइडिया होगा या एक वर्ड इससे अटैच होगा, मोनोसिलेबिक। जैसे हमारे समय में आज की लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि ए है, तो ए जो है ये एक साउंड से रिलेटेड है, तो ये बार बार रिपीट हो सकता है, अलग अलग तरीके से आ सकता है। मगर अगर पिक्टोग्राफिक है तो मान लीजिए कोई इस तरीके की डिज़ाइन है, तो वो एक ही आइडिया प्रेजेंट करेगी, वो कहीं भी आ जाए। तो इसीलिए क्या होता था कि बहुत ज़्यादा उनके पास सिंबल्स होते थे, और इसी कारण से आज तक हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए। इट इज़ अनडेसिफर। क्यों? उसका कारण क्या है इम्पोर्टेंट? तो कारण यही है कि अलग अलग सिंबल्स जो थे उनकी अलग अलग वर्ड से एसोसिएट होते थे या अलग अलग उसका कोई मीनिंग होता था। अब ये वाला जो है एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर देगा, मगर जो अगला है वो दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मान लीजिए आपको अगर 500 500 डिफरेंट वर्ड लिखने हैं तो 500 डिफरेंट सिंबल्स होंगे। हर एक का मीनिंग जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने देखा है कि ये अभी तक भी अनडेसिफर्ड रह गई है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग एंड एनग्रेविंग फाउंड ऑन ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स एंड पोट्री। तो हमें राइटिंग के जो एविडेंस हैं हड़प्पा के, वो जनरली कहाँ से मिलते हैं? हमें ये जो पीसेस आप देख रहे हैं ना, जैसे ये क्या है, एक सील है, तो सील्स होती थी, ये कई तरीके की यहाँ पे सील्स हैं। इंडिकेट दैट हड़प्पन यूज है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो यहीं से हमें पता चला है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइंस हैं।
ये जो पिक्टोग्राफी की ये सिंबल्स जो हैं इसका कुछ मीनिंग होता होगा, और इस तरीके के बहुत ज़्यादा हमें सिंबल्स मिले हैं, और इनका मीनिंग निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सिंबल का एक अलग ही मीनिंग होता है. However, it has not yet been deciphered. As a result, we still do not understand the हरप्पन स्क्रिप्ट. तो हमें अभी भी हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. मगर ऐसा नहीं था कि सिर्फ हरप्पन्स को ही लिखना आता था, राइट. उस समय की और भी कुछ सिविलाइजेशंस थी जिन्होंने लिखना सीख लिया था, जिनमें से एक थे मेसोपोटामियंस और एंशंट इजिप्शियंस. मगर इन दोनों की राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस था. क्या था? जो मेसोपोटामियंस थे ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखते थे, इन ए सेंस कुछ नुकीली चीज़ों को यूज़ करते थे, राइट. जनरली क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक बड़े स्पेस से छोटे स्पेस की तरफ जाना. यहाँ पे क्या है, बड़ा स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, छोटा स्पेस है. तो मोस्टली जब इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है राइटिंग में, आप देखेंगे मेसोपोटामियन राइटिंग, तो वो कुछ इस तरीके से या इस तरीके से वो जनरली इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे. तो इसीलिए हमने उसको नाम दिया क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. इट वॉज रिटन ऑन क्ले टैबलेट्स सॉरी. तो जनरली हमें इसका कहाँ से मिलता है, क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे वो लोग, और एक तरीके का स्टाइलस यूज़ करते थे जो पॉइंटेड होता था. तो पीछे से थोड़ा मोटा होता था और आगे से पॉइंटेड होता था, तो उसको गाड़ के वो कुछ निशान बनाते थे. उसी को हम लोग क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, विच मेड वेज शेप्ड मार्क. वेज शेप्ड मतलब जो नीचे से चौड़ा हो और ऊपर जाके पतला हो जाता है, उसे वेज शेप्ड मार्क्स कहते हैं. वहीं अगर हम एंशियंट इजिप्शियंस की बात करें तो उन लोगों की राइटिंग कैसी थी, हायरोग्लाइफिक. हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट थी. हायरोग्लाइफिक क्या होता है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ पिक्चर्स एंड सिंबल्स. पिक्चर्स और सिंबल्स दोनों थे इसमें, राइट. तो जनरली आप देखेंगे इनकी स्क्रिप्ट, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कहीं बैल बना हुआ है, कहीं ह्यूमंस बने हुए हैं, और उसके बाद फिर कुछ एक सिंबल है. तो इट वाज ए मिक्स ऑफ दीज टू थिंग्स. तो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए इजिप्शियंस जो भाषा का यूज़ करते थे, इट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर एंड सिंबल. वो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था. अब इन्वेंशन ऑफ राइटिंग ने हमारी हिस्ट्री को बदला कैसे, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा ज़्यादातर पीरियड जो है, 99% पीरियड जो है, वो हमारा बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग में आता है, राइट. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हड़प्पन वर द फर्स्ट वन टू राइट, राइट. उससे पहले तो हमारा नियोलिथिक फेज़ है, मीसोलिथिक फेज़ है, पेलियोलिथिक फेज़ है. तो ये फेज़ लगभग 10 लाख साल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू है, हड़प्पन हार्डली 5000 ईयर्स है. तो दैट इज़ वाई 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर द पीरियड जहाँ पर राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और ओनली 1% जो है वो बाद का, यानी राइटिंग के इन्वेंशन के बाद का है. मेन सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, ऑब्वियसली जब राइटिंग मिसिंग है तो हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिलने चाहिए. वो टूल हो सकते हैं, कुछ इम्प्लांट हो सकते हैं, कुछ अदर मटेरियल हो सकते हैं, घरेलू चीज़ें, चूल्हा, ईंट, या कुछ भी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं. जबकि अभी मॉडर्न में क्या हो गया है, यानी आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बोथ मटेरियल रिमेन्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड. हम क्या करते हैं, पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेते हैं और उनके लिए एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो उससे क्या है, हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है. दिस इज़, हम पढ़ के एविडेंस क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि वेरीफाई कर सकें कि जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है. क्योंकि भाई लिख के तो आदमी कभी भी जा सकता है, तो उसकी बात को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा. लाइव्स ऑफ द पीपल, तो हमें जो लोगों के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है,
जब तक राइटिंग नहीं बनी थी, कि उनका तो हम बस जनरलाइजेशन ही कर सकते हैं कि शायद वो ये करते होंगे, शायद वो ऐसा करते होंगे, शायद वो वैसा करते होंगे। मगर जब राइटिंग इन्वेंट हो गई उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं। इसलिए आपने ब्रिटिश पीरियड को देखा होगा, ब्रिटिश पीरियड में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते थे। हमें उनके लाइफस्टाइल, पहनावा, हर एक चीज़ इतनी डिटेल में इसीलिए पता है क्योंकि वो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, राइट? मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप स्टोन एज वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ बहुत लंबी रेंज दी जाती है, अबाउट दिस टू दिस ईयर्स एगो, अबाउट दैट टू दिस ईयर एगो। तो इसीलिए वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम डिटेल नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। मगर राइटिंग के इन्वेंशन के बाद डेट्स का यूज़ बहुत ही सटीक तरीके से यानी एप्रोप्रिएट वे में होने लग गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जान लें कि हमें अर्ली ह्यूमंस लोगों के बारे में पढ़ना ही क्यों है भाई। पहला है टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमंस किस जगह कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं, राइट? और दूसरा कल्चरल इवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग, आप देखेंगे दुनिया की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, या सोशल जो डिस्टरबेंसेस हैं वो इसी बारे में हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो हमें एक दूसरे के कल्चर का रेस्पेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक कल्चर जो डेवलप हुआ है वो और किसी चीज़ से नहीं हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस से हुआ है। यानी कुछ लोग कह सकते हैं कि हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, या कोई कहेगा हम गॉड को मानते हैं या अल्लाह। तो दीज आर ऑल देयर एक्सपीरियंसेस। उन्होंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया है और वो अपने आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफ़र किया। तो ये जो कल्चरल इवोल्यूशन है, इसको समझना होगा कि इसमें ज्योग्राफी का रोल क्या है, इसमें उस जगह की हिस्ट्री का रोल क्या है, और ये सब समझ के हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे, एक दूसरे को बेहतर रेस्पेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन टू द अर्ली चेंज इन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमारा जो है एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए है कि ह्यूमंस ने कैसे अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया। जैसे आज हम इवॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे एआई तक हम पहुंच गए हैं, इसी तरीके से अर्ली ह्यूमंस ने भी कुछ चीज़ों को हराया होगा। क्लाइमेट को कैसे झेला, उसको समझने की ज़रूरत है। और शायद ये चीज़ें आज के टाइम में हमारा जो एनवायरनमेंट से हमारे जो एक आज प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमने उसे रेस्पेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि हिस्ट्री हमें वो सब सॉल्यूशंस दे दे, हम उस तरीके की चीज़ों पर वापस जा सकें जो हमें एनवायरनमेंट के साथ एक बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करें। अब एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस थैकस ये जो हैं हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स हैं। ये यानी 40 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे, राइट? अब इनका नाम ये क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रा मीन्स सदर्न एंड पिथेकस मीन्स प्राइमेट्स, तो इसीलिए ऑस्ट्रालोपिथेकस इसका नाम है। ये जो थे हमारे पूर्वज, राइट? ऑस्ट्रा मीन्स सदर्न एंड पिथेकस मीन्स प्राइमेट्स। उसके बाद होमो हेबिलिस पड़ा नाम, and these were the first humans to cross Africa and move to Asia and Europe। ठीक है, और ये कब थे? 25 लाख साल पहले ये अफ्रीका में थे। और इसके बाद आते हैं दी मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, क्योंकि हम भी क्या कहे जाते हैं? होमो सैपियंस कहे जाते हैं, राइट? जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो क्या हैं? होमो सैपियंस। और यही होमो सैपियंस कब एग्जिस्ट करते थे? ऑलमोस्ट 1,25,000 ईयर एगो। और ये अफ्रीका से माइग्रेट करके कुछ यूरोप में गए और कुछ इस तरीके से एशिया में आए। तो
हमारे जो रीसेंट सबसे रीसेंट एंसेस्टर्स जो हैं वो हैं होमो सैपियंस, बल्कि हम खुद भी होमो सैपियंस हैं। उससे पहले होमो हेबिलिस और सबसे पहले जो थे वो थे ऑस्ट्रालोपिथेकस, राइट। तो ये हमारे एंसेस्टर्स के बारे में था, राइट। टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एक बार देख लेना। तो अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और उनकी लाइफ के बारे में और जानेंगे, किस तरीके के टूल्स वो यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। नमस्कार।